बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था। आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है डिजीज़ कंट्रोल के, किस तरह से हमने डिजीज़ को कंट्रोल करना है और उसके मेथड कौन कौन से हैं। इसमें जो इसके जो 3 मेथड हमारी बुक में बताए गए हैं। फर्स्ट पे जो है इसमें प्रिवेंटिव मेजर है। सेकंड पे जो इसका कंट्रोल है वो है वैक्सीनेशंस या इम्यूनाइजेशंस। और लास्ट पे ड्रग्स ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी का मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो फर्स्ट जो इसका मेथड है वो है प्रिवेंटिव मेजर। सबसे पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर क्या है। प्रिवेंटिव मेजर मतलब एक एहतियाती तदबीर। इसमें क्या होता है, हमें ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि अगर कोई डिज़ीज़ काज हुई है तो उसकी वजूहत क्या है, किस वजह से ये डिज़ीज़ काज हुई और ये किस तरह से ट्रांसमिट होती है और इसमें ट्रांसमिट होने का प्रोसेस कौन कौन से, ये प्रिवेंटिव मेजर के ज़रिए से हमें बताया जाता है। The advance in biological science have provided us informations about the causative agent of disease and their mode of transmission है। इसमें जो इसकी जो सबसे पहले जो इसके एग्जांपल दी गई है वो है एड्स। अब एड्स क्या है? एड्स मतलब एक्यूल्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम्स। एक्यूल्ड मतलब अटेन करना, हासिल करना। इम्यून डिफिशिएंसी मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना उसके अंदर क्या आ जाती है, चेंजिंग आ जाती है या हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, वीक हो जाता है। सिंड्रोम क्या है? डिजीज़ है ये काज होती है HIV मतलब HIV वायरस के ज़रिए से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के ज़रिए से। ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है। ये क्या करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना उसको क्या कर देता है, वीक कर देता है, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ काज होती है। और अगर हम ये देखें कि ये जो डिज़ीज़ है ये किस तरीके से स्प्रेड होती है, इसका जो फर्स्ट मेथड है वो है फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए से या थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए से। मतलब जब भी कोई शख्स जिसके अंदर HIV वायरस प्रेजेंट हो तो वो जब ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करता है तो उस ब्लड के ज़रिए से एक नॉर्मल पर्सनस के अंदर ये HIV वायरस क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है। या बाय यूजिंग द कनोमिनेटेड स्ट्रेन या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, या ऐसे मतलब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या स्ट्रेंज का यूज़ करना जो मतलब अफेक्टेड हों HIV वायरस से, उनका यूज़ करना या उनको इस्तेमाल करना, उनके ज़रिए से भी ये डिज़ीज़ क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। और इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो है हेपेटाइटिस। ये जो हेपेटाइटिस है ना ये डिज़ीज़ काज होती है H वायरस के ज़रिए से। मतलब हेपेटाइटिस वायरस के ज़रिए से ये डिज़ीज़ काज होती है। इसका जो स्प्रेड मोड ऑफ स्प्रेड है ना ये बिल्कुल सेम है एड्स की तरह से। ये भी स्प्रेड होता है ब्लड के ज़रिए से, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए से स्प्रेड होता है, या कंटामिनेटेड सिरिंज हो गया या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, उनके ज़रिए से भी ये स्प्रेड होता है। In this case, also doctor advise us to be careful and अवॉइड दी पॉइंट ऑफ दी कॉन्टैक्ट। इसमें जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं मोस्टली वो ये होते हैं कि ना जितने भी मतलब कोई भी पॉइंट है जिसके ज़रिए से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिसके ज़रिए से ये डिज़ीज़ मज़ीद स्प्रेड हो सकती है या डिज़ीज़ मज़ीद काज हो सकती है, उनसे ये डॉक्टर एडवाइस करते हैं ये कि उससे हमें अवॉइड करना चाहिए या उससे हमें दूर रहना चाहिए। ये था इसकी प्रिवेंटिव मेजर। इसमें हमने 2 एग्जांपल को स्टडी किया है। एक थी एड्स मतलब एक्यूल्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, और दूसरी ये हेपेटाइटिस मतलब ये H वायरस के ज़रिए से होती है, जबकि जो एड्स है ना वो HIV वायरस के ज़रिए से स्प्रेड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशंस। ये जो वैक्सीनेशंस है इसके वैक्सीनेशन के ज़रिए से कौन कौन से डिजीज़ हैं जिसको हम कंट्रोल करते हैं। इसमें जो सबसे पहले जो इसके एग्जांपल है जो डिज़ीज़ है वो है पोलियो हो गया, वोपिंग कफ हो गया, मतलब काली खांसी, या मिसल्स हो गए, या मॉम्स कानपेड़े हो गए, इनको कंट्रोल किया जाता है वैक्सीन के ज़रिए से। मतलब इसको ना वैक्सीन या वैक्सीनेशन के प्रोसेस के ज़रिए से इसको कंट्रोल किया जाता है। और फर्स्ट जो सबसे पहले जो शख्स था जिसने ये प्रोसेस डिस्कवर किया था या डेवलप किया था वो था एडवर्ड जीनर, जिसने ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस को डिस्कवर किया था 1796 में।
और इसमें ना जो इसने सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कॉपॉक्स पस में है। ये जो कॉपॉक्स है ना, पॉक्स क्या होता है, ये एक क्लस्टर होता है जो फ्लूइड फील्ड होता है। उसने ये पॉक्स लिया, मतलब ये पस लिया, और उसके ऊपर ना इसने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके ज़रिए से उसने एक वैक्सीनेशन का प्रोसेस या टेक्निक्स को डिस्कवर किया या डेवलप किया था। और ये जो पस है ना, ये मतलब वर्ल्ड इज़ नोन एज द वैक्स, जिसे हम वैक्स भी कहते हैं। ये जो वैक्स है ना, ये एक लैटिन वर्ड है जो ड्राइव हुआ है कॉक से। इसी वजह से ही इसका नाम वैक्सीनेशन रखा गया। इसके अंदर हमने ना 3 टर्म यूज़ किए, एक वैक्सीन, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशंस। जो वैक्सीन है ना, वैक्सीन में हम क्या करते हैं, ये वैक्सीन एक ऐसा मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डेड जर्म्स को इंटर किया जाता है बॉडी के अंदर, ताकि वो एक एंटीबॉडीज़ को बनाए, और कोई भी अगर डिज़ीज़ बॉडी के अंदर अकर हो रही है या डिज़ीज़ कोई अटैक करती है, तो उसके खिलाफ एक इम्यून सिस्टम या रेजिस्टेंस क्या करें, क्रिएट करें, और उस जर्म्स के खिलाफ लड़ें। ये क्या है, वैक्सीन है। और इस तमाम प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वैक्सीनेशंस का प्रोसेस कहेंगे। कि वैक्सीन को इंटर करना बॉडी के अंदर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशंस का प्रोसेस कहते हैं। और ये जो इम्यूनाइजेशन है ना, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसकी ये डेफिनेशन है, द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी इन द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन या लिव जर्म इज़ कॉल्ड इम्यूनाइजेशंस। इसमें क्या होता है कि ना जो भी वैक्सीन यूज़ करते हैं उसके रिज़ल्ट में हमारी बॉडी के अंदर जो भी इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। और ये जो टर्म है वैक्सीनेशंस हैं, ये इवॉल्व हुए है वर्ल्ड वैक्स से। और ना और जितनी भी वायरल या बैक्टीरियल एपिडेमिक डिजीज़ है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशंस का प्रोसेस किया जाता है। फ्रॉम दिस वर्ल्ड एवॉल्व द प्रेजेंट टर्म वैक्सीनेशंस एंड वैक्सीन्स। सिंस देन द इन्वोक्यूलेशंस या वैक्सीनेशन इज carried out to make the people immune from the viral or the bacterial the epidemics. For some disease, the individuals are vaccinated in their early life to make them immune to those disease. इसमें मतलब जो वायरल या बैक्टीरियल एपिडेमिक डिजीज़ होते हैं ना, उनको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशंस को दाखिल किया जाता है, वैक्सीन को बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है या वैक्सीनेशन के प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। और कुछ स्टेजेस में ना वैक्सीनेशन को पहले करवाई जाती, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ अगर अकर होती है तो उसके खिलाफ ये एंटीबॉडीज़ को बना सकें, और हमारी बॉडी के अंदर वो डिज़ीज़ क्रिएट ना हो सके या बन ना सके। इसलिए वैक्सीनेशन का प्रोसेस कुछ स्टेज में पहले करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग्स ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी। इसमें क्या होता है कि जब कोई डिज़ीज़ अटैक कर जाती है या डिज़ीज़ काज हो जाती है, उसके बाद ये ड्रग ट्रीटमेंट का प्रोसेस किया जाता है। इसमें इफ़ अ पर्सन बिकम सिक विद द डिजीज़, मतलब एक पर्सन है वो डिज़ीज़ से काज हो चुका है, मतलब उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर डिज़ीज़ क्रिएट हो चुकी है। इसकी इसको कंट्रोल करने के लिए या उसको किल करने के लिए, उसके बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह उनको किल करने के लिए एंटीबॉडीज़ को यूज़ किया जाता है, ताकि वो उस डिज़ीज़ से बच सके। द एंटीबॉडीज़ आर हाउएवर यूज़फुल इन बैक्टीरियल डिजीज़। ये जो एंटीबॉडीज़ है ना, ये यूज़फुल हैं जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, एंड दैट ओनली व्हेन द बैक्टीरिया हैव डेवलप रेजिस्टेंस टू द एंटीबॉडीज़। इन कैंसर द रेडियोथेरेपी एंड केमियोथेरेपी आर आल्सो यूज। और जैसे कि कैंसर हो गया, इसके अंदर ना रेडियोथेरेपी हो गया, इसको यूज़ किया जाता है, या केमियोथेरेपी को यूज़ किया। अब हम देखते हैं कि ये रेडियोथेरेपी क्या है और केमियोथेरेपी क्या है। इन रेडियोथेरेपी द कैंसर सेल इज़ द एक्सपोज टू शॉर्ट वेव रेडिएशंस फ्रॉम द रेडियोएक्टिव मटेरियल्स रैपिडली एट रेगुलर इंटरवल। इसमें क्या होता है कि ना ये जो रेडियो थेरेपी है, इसमें के अंदर ना रेडिएशंस को गुजारा जाता है, ताकि ये जो कैंसर सेल हैं या कैंसर से
ये जो कैंसर सेल है ना, इनको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए है। इसमें रेडिएशन को यूज़ किया जाता है, मतलब शॉर्ट वेव में रेडिएशन को गुजारा जाता है। रेगुलर इंटरवल में मतलब कैदगी के साथ इनको इन रेडिएशंस को गुजारा जाता है। एट अ रेगुलर इंटरवल में इन पाकिस्तान देयर आर सेवरल सेंटर्स विच आर कैरी आउट द रेडियोथेरेपी टू कंट्रोल द कैंसर। मतलब पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे सेंटर मौजूद हैं जिनमें ना ये रेडियोथेरेपी के ज़रिए कैंसर को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है केमियोथेरेपी। केमियोथेरेपी कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्टेन द एंटी कैंसर केमिकल्स टू बी पेशेंट्स एट रेगुलर इंटरवल। दिस द सेल्स मे किल बोथ द कैंसर एंड द नॉर्मल सेल। ये जो केमियोथेरेपी सेल्स है, इसमें क्या होता है कि एंटी कैंसर सेल्स या केमिकल को यूज़ किया जाता है रेगुलर इंटरवल में, ताकि ये जो कैंसर सेल है इनको ख़त्म किया जाए। जबकि जो केमिकल वे में जो हम केमियोथेरेपी को यूज़ करते हैं, इसमें नॉर्मल सेल और कैंसर सेल दोनों को किल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है वो है जीन थेरेपी। रिसेंटली अ न्यू टेक्निक हैज़ बीन डेवलप टू रिपेयर दियर डिफेक्टिव जीन्स। मतलब रिसेंटली एक न्यू टेक्निक डेवलप हुए जिसमें जो डिफेक्टिव जीन्स है ना, उनको क्या किया जाता है, रिपेयर करवाया जाता है। दिस कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन्स एंड द इंसल्टिंग इट इनटू द होस्ट थ्रू द बोन्स मैरो सेल। ये मतलब कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है आइसोलेटिंग के दिए नॉर्मल जीन्स, मतलब नॉर्मल जीन्स को क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है और उन इंसल्टिंग इनटू दी होस्ट सेल, और ना उनको होस्ट सेल के अंदर इंसल्ट किया जाता है, दाखिल किया जाता है बोन्स मैरो सेल के ज़रिए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में मतलब हमने जितनी भी पीछे सारी टेक्निक पढ़ी हैं, जो भी हमने मेथड पढ़े हैं या जो भी हमने अप्रोच यूज़ किए है ना, उन डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उन तमाम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। Combating a disease utilized all method as the end when required and ensuring a participation of a community in this program is known as the integrated disease management. For example, cloning हो गया, प्रोडक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, ये क्या इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट है। अब हम देखते हैं कि क्लोनिंग क्या है, फिर हमें नेक्स्ट हम स्टडी करना है कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। क्लोनिंग में हमने इसकी सेकेंड लास्ट लेक्चर में हमने इसकी बात की थी। इसमें हम क्या करते हैं, एक जेनेटिकल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ये मतलब एसेक्सुअल, इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है ना, वो बिल्कुल मतलब सेम टू सेम पेरेंट्स जैसा होता है। सेल या इंडिविजुअल्स या ऑल इट्स द एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या होता है, एसेक्सुअली तौर पे सेल या इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करवाया जाता है। ऑल द मेंबर ऑफ द क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट व्हेन म्यूटेशंस अकर। इसमें क्या होता है कि ना जो भी मतलब इंडिविजुअल्स हो गया, उसको जो क्लोन करवाते हैं वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है पेरेंट्स से। अगर उसके अंदर कोई भी म्यूटेशंस या चेंजिंग अकर नहीं होती। अगर उसके अंदर कोई चेंजिंग अकर हो रही है तो उसमें मतलब वो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो पेरेंट्स की तरह का नहीं होगा। अगर उसके अंदर कोई भी चेंजिंग अकर नहीं होती तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो आइडेंटिकल होगा पेरेंट्स से। Generally, no normal animals reproduce naturally by the clones. Several the insect and many plant do in some circumstance where few do so regularly. इसमें जो होता है ना, कुछ इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, जिनको ना क्लोन के ज़रिए से क्लोनिंग करवाई जाती है उनकी। और ये जो सबसे पहले जिसने ये प्रोसेस किया था वो एक साइंटिस्ट था स्कॉटलैंड, जिसका नाम है स्कॉटलैंड। 1997 में उसने ये प्रोसेस या ये टेक्निक डेवलप की थी। उसने जो सबसे पहले ये जो प्रोसेस या ये टेक्निक अप्लाई की थी शिप के ऊपर। उसने शिप को क्या करवाया था, क्लोन करवाया था। और कुछ मतलब मैमल्स हो गए या माइस, कॉज, इनको भी क्लोन करवाया था बाद में। लेकिन जो उसने सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो शिप के ऊपर किया था।
ये थी क्लोनिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कि किस तरह से हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है या कंजर्व करना है। Industrialization has raised the standard of living. At the same time, it has destroyed over the environment. These industries are producing tons of industrial waste, inflecting waste in solids, liquid, or gas form. This the contamination of environment with the harmful and the unwanted chemical is called pollutions. जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ का इजाफा हो रहा है, इंसान की लाइफ के ऊपर बेनिफिशियल इफ़ेक्ट भी इंसान की लाइफ के ऊपर हो रहा है और हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हो रहा है। मतलब जिस तरह इंडस्ट्रीज़ इंसान के लिए इंसान की लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं, मतलब इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए से बहुत सी इंसानी ज़रूरत पूरी हो रही है, और उसी तरह से ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसके ज़रिए से जो वेस्ट मटेरियल हैं या जितने भी लिक्विड या गैस फॉर्म में जितने भी वेस्ट या सॉलिड मटेरियल हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं या पोल्यूट कर रहे हैं। The contamination of environment with the harmful and the unwanted chemical is called pollutions। मतलब ऐसे अनवांटेड केमिकल या हार्मफुल केमिकल जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हो, पोल्यूट कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं। इन पोल्यूशन के कुछ इफ़ेक्ट हैं जो इंसान की ज़िंदगी के ऊपर असरानंदाज होते हैं या हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर असरानंदाज होते हैं। These waste contain a large amount of toxic and the carcinogenic material। ये जो टॉक्सिक या कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स हैं, ये क्या करते हैं, कैंसर सेल मतलब कैंसर काज, जो कार्सिनोजेनिक हैं ये क्या करते हैं, कैंसर काज करते हैं। और ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंसान की बॉडी के ऊपर या इंसान की लाइफ को मुतासर करते हैं। Heavy metal like lead from the automobile and the chromium from their tanneries। हैवी मेटल मतलब जो लेड हो गए जो ऑटोमोबाइल से क्रिएट होते हैं, या क्रोमियम फ्राम दिए टैंडरीज, जो क्रोमियम मतलब टैंडरीज से क्रिएट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। There is a loss of bioelement from the world ecosystem due to the environmental pollutions। इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस की वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जितने भी बायो कंपोनेंट वो क्या हो रहे हैं, ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहे हैं। इफ़ दिस इज़ द कंटिन्यू फॉर लॉन्गर टाइम द एनवायरनमेंट विल नॉट सपोर्ट लाइफ फॉर ऑन दिस द प्लानट। अगर ये मतलब इसी तरह से हमारे इन्वायरमेंट पलूट होता रहा या उसके अंदर पोल्यूशंस क्रिएट होती रहे, तो इस ज़मीन या इस इकोसिस्टम के अंदर एक लाइफ को गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा या ज़िंदा जानदारों का रहना मुश्किल हो जाएगा। ये तो कुछ इसके इफ़ेक्ट थे कि पोल्यूशंस के कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं। अब हम देखते हैं कि इसका कंट्रोल क्या है, कि किस तरह से हमने इसको कंट्रोल करना है। बियोलॉजी हैज़ हेल्प दी मैनकाइंड टू कंट्रोल दी पोल्यूशंस। बियोलॉजी क्या करती है, हेल्प करती है इंसान को कि किस तरह से उसने इस पोल्यूशंस को कंट्रोल करना है। दी बियोलॉजिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड द सोल्यूशन टू प्रोटेक्ट दी एनवायरनमेंट। ये जो बियोलॉजिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमने इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और किस तरह से हमने इसको कंट्रोल करना है, उसके सॉल्यूशंस को सर्च कर रहे हैं। अब हम इसके कंट्रोल देख लेते हैं कि इसका कंट्रोल क्या क्या है। द बियोलॉजिस्ट आर यूजिंग द टेक्निक ऑफ बायो रिकमेंडेशंस। ये जो बियोलॉजिस्ट हैं उसने वो टेक्निक को यूज़ करते हैं, बायो रिकमेंडेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि बायो रिकमेंडेशंस क्या है। द रिमूवल या डिग्रेडेशंस ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट या टॉक्सिक मटीरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायो रिकमेंडेशंस। मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि रिमूव किया जाता है, या डिग्रेडेशंस मतलब ख़त्म करना या तोड़ना, डिग्रेड करना ऑफ द इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट, जो इन्वायरमेंट के अंदर जो पोल्यूटेंट है उनको रिमूव करना, या टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करना बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके इन वेस्ट को या इन
जितने भी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट हैं उनको रिमूव करना, इन तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं बायो रिकमेंडेशंस। फॉर एग्जांपल एलजी रिड्यूस द पोल्यूशंस ऑफ हैवी मेटल बाय बायो ऑब्जर्वेशंस। मतलब ये जो एलजी है ना, ये रिड्यूस करती है पोल्यूशंस को, मतलब ये जो हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं ना, इनको क्या करती है, रिड्यूस करती है बाय बायो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास कंट्रोल है वो है द बियोलॉजिस्ट आर प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये जो बियोलॉजिस्ट हैं वो एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं या स्पीशीज़ जिनमें मतलब प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, उनकी एक लिस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होते हैं। मतलब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होते हैं जो नियर टू एग्जिस्ट हो, एक्सटिंक्ट हो, मतलब जो ख़त्म होने के करीब हों, उसको हम क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़। जबकि जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होते हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हों, जबकि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं जो मतलब ख़त्म होने के करीब हों, उनको क्या कहते हैं हम, इंडेंजर स्पीशीज़। ये जो बियोलॉजिस्ट हैं ये इंडेंजर स्पीशीज़ की ये एक लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं, मतलब उसमें प्लांट आ गए, एनिमल्स हो गए, उन पे एक मतलब लिस्ट बनाते हैं। इफ़ दे आर नॉट दे प्रोटेक्टेड दे विल सोन बिकम एक्सटिंक्ट, देयर फॉर बियोलॉजिस्ट आर स्ट्रेसिंग द नीड ऑफ देयर प्रोटेक्शंस। मतलब ये जो बियोलॉजिस्ट होते हैं ना, उन मतलब प्लांट्स की या एनिमल्स की एक लिस्ट बनाते हैं, जो भी स्पीशीज़ मतलब इंडेंजर होती हैं उनको उनके ऊपर मतलब एक उन पे ज़ोर दिया जाता है कि अगर हमने इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट ना किया तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसलिए ये जो बियोलॉजिस्ट है ना, ये स्ट्रेस करते हैं या ज़ोर देते हैं ताकि हम उन स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन कर सकें जो इंडेंजर स्पीशीज़ हैं। ये था हमारा ये था हमारा कंट्रोल ऑफ पोल्यूशंस, कि किस तरह से हमने इसको कंट्रोल करना है। आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है कि किस तरह से हमने डिजीज़ को कंट्रोल करना है, उसके अंदर कौन कौन से मेथड थे। एक था प्रिवेंटिव मेजर था, वैक्सीनेशंस का प्रोसेस हमने स्टडी किया, ड्रग्स ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी, और लास्ट पे हमने कलूनिंग का प्रोसेस भी हमने स्टडी किया, और फिर हमने के कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट के, किस तरह से हमने इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, किस तरह से हमने उसको प्रोटेक्ट करना है, और उसके अंदर कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, और उससे हमने किस तरह से कंट्रोल करना, ये सारा कुछ हमने स्टडी किया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक्स या नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।